आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि आजकल जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो 4-5 सालों में ये जो हायर हुए हैं, ये आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ख़ासकर इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने साथ ये कैमरामैन लेकर चलते हैं। कुछ लोगों ने तो पीआर एजेंसी हायर कर रखी है और अपने आप को इतना प्रोट्रे कर रहे हैं कि मतलब हम लोग हीरो हैं, किसी को ये डांट दिया, किसी को ये कर दिया और दे थिंक दैट ओके मतलब हम लोग यहाँ पर हीरो बन के बैठे हैं। इनके नाम में ही है नौकरशाह, सो बेसिकली दे आर सर्वेंट। ये इस बात को अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी और इनकी जो सैलरी है ना, एक टीचर्स वगैरह से भी कम है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ। और एक सिलेबस 4 साल 5 साल को रट्टा मार के पास कर लेने से कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं हो जाता है। सो इनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर यूनिवर्स को देखने की ज़रूरत है कि क्या बेसिकली ये किस लेवल पर खड़े हो रहे हैं। Hi, I hope you all are doing tremendously well today. Kind apology for delay this time. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1858 में जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने की थी। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका नाम चेंज करके, मतलब इंडियन सिविल सर्विस से नाम चेंज करके बेसिकली इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से तब से हम लोग इसको जानते हैं। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, बेसिकली आई कैन से वन ऑफ द वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसमें चाहे मतलब इसमें कहीं से कोई इसमें दो राय है नहीं। और इसमें अराउंड रैंक के हिसाब से आईपीएस, आईएएस और आईएफएस वो निकलते हैं। स्टेट्स के बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा की मदद से, विधान परिषद और विधानसभा की मदद से कानून बनाना। और एजुकेटिव का काम है कि जो भी कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना। और जुडिशरी का काम है बेसिकली कि उस कानून पर क्या गलत है क्या सही है अपना जजमेंट देना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना। किसी को अगर अब प्रॉब्लम है तो वो कानून मतलब जुडिशरी के पास जा सकता है और जुडिशरी अपना जजमेंट सुना सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेटिव के। एजुकेटिव बेसिकली 2 तरह के होते हैं, टेम्परेरी एजुकेटिव और परमानेंट एजुकेटिव। टेम्पररी एजुकेटिव वो होते हैं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद जहाँ से चुनकर ये आते हैं और वो मिनिस्टर बनते हैं, वो बेसिकली टेम्पररी एजुकेटिव होते हैं। ये टेम्पररी एजुकेटिव इसीलिए इनको बोला जाता है, बेसिकली इनका कार्यकाल मैक्सिमम 5 सालों का होता है। और परमानेंट एजुकेटिव एक होते हैं जो बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो वहाँ से यूपीएससी से वो चुनकर आते हैं और उनके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। और ये परमानेंट होते हैं क्योंकि एक बार इनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ये जो भी इनकी एज होती है 60 साल रिटायरमेंट, वहाँ तक उस समय तक ये रहते हैं। तो इसीलिए इनको ना परमानेंट एजुकेटिव बोला जाता है। बट इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस है, दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो टेम्पररी एजुकेटिव होते हैं वो बेसिकली सरकार के अंग होते हैं, माने मिनिस्टर्स होते हैं। सो जो हमारे टेम्पररी एजुकेटिव हैं, जो बेसिकली मिनिस्टर्स होते हैं 5 सालों के लिए, उनका काम है लोगों के जन समस्याओं को सुनना, लोगों के बीच रहना और लाइमलाइट में भी बेसिकली रहना, और जो भी उनके फायदे की बात है मास लेवल पर जो लोगों को फायदा पहुंचा सके उस तरह की आइडिया को जनरेट करना, योजना को जनरेट करना और उस आइडिया और योजना जो भी है जो मास लेवल पर फायदा पहुंचा सके उसको लागू करवाना। और ये लागू कौन करेंगे? लागू करेंगे परमानेंट एजुकेटिव, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये उसको इनविजिबल मोड में, इनविजिबल तरीके से, जो मैं अभी आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा कि इनविजिबल ये इनको रहना है, इनविजिबल तरीके से ये उसी योजना को लागू करवाते हैं। इनका कहीं से कोई उसमें लाइमलाइट और कहीं से कुछ एक्सपोजर उसमें नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्टर की वो जांच पड़ताल कर सकते हैं कि हाँ क्या है उसमें, सही ईंटें हैं कि नहीं हैं, सही बाजरे वगैरह उसमें हैं कि नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादा इसमें वो लाइमलाइट नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये सारा काम बेसिकली मिनिस्टर्स का है, जो भी गवर्नमेंट आती है 5 सालों में, या वो 5 सालों में फिर वापस आ जाए। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट का जो रूल है 1964 में जो बना था, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि बिना सरकार की मर्जी के
आप कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या जो भी जर्नल वगैरह है उसके हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ भी क्रिस्टल क्लियर मेंशन है कि आप बिना सरकार के मर्जी से कोई भी सम्मान आप नहीं ले सकते हैं। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्री या टेस्टिमोनियल कुछ भी अगर आपको वो देना चाहता है, इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब चूंकि उस समय केवल अखबारें थी, अखबारें और ये न्यूज़पेपर और जो भी मैगजीन वगैरह थे, इसीलिए उनके हिसाब से 1964 में वो जो सेंट्रल सिविल सर्विस का है वो रूल बना दिया गया। बट सोशल मीडिया का उसमें कहीं से कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया थी भी नहीं। सोशल मीडिया बेसिकली अगर मैं बोलूं तो लास्ट 6-7 सालों से ज़्यादा बूम हुआ है। तो अब यहीं पर एक बहुत बड़ा लूप होल है कि चूंकि इसके बारे में जो रूल बुक है उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए और वो उस दायरे में आ भी नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी कारण से नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि इसके तरफ से अभी कोई भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई ही नहीं। वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी एक टर्म है जो सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पर्दे के पीछे रहकर काम करेंगे, पर्दे के आगे या लाइमलाइट में आपको रहने की जरूरत नहीं है। ये एक सिविल सर्विस का बेसिकली ना बहुत सारे वैल्यूज होते हैं उसमें, बट एक सबसे बड़ा जो वैल्यू है उसमें वैल्यू ऑफ एनोनिमिटी का जिक्र है। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको इनविजिबल तरीके से काम करना है, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, आपको ग्राउंड लेवल पर रखकर देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि सेंसिटिव हो सकती हैं, कुछ चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लग सकती हैं, तो इसीलिए क्लियरली मेंशन्ड है कि आप इनविजिबल तरीके से काम करें, ना कि आप उस काम का बखान करें, क्योंकि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो है उनका ये काम है, क्योंकि आइडिया उनका है। अगर काम में कोई प्रॉब्लम हुआ, काम में कोई खामी आई, तो वो मिनिस्टर्स को से सवाल पूछा जाएगा, ना कि ब्यूरोक्रेट से कभी सवाल नहीं पूछा जाता है कि आपने क्या किया। वो मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा। मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट से सवाल पूछ सकता है, मतलब जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकता है कि भैया ये क्या प्रॉब्लम हुआ। मतलब अब वो अपना वो लाइमलाइट में रहने के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए आजकल देखा जा रहा है और देखा भी गया है कि ब्यूरोक्रेट्स ही हर योजना को मैक्सिमम वो क्रेडिट लेने के पीछे लगे रह रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी, आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग इसमें, जो 1971 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं, उनका कहना है सिंपल, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन करिज्मेटिक ऑफिसर्स और दिन भर जो वो अटेंशन पाने की फिराक में जो रहते हैं वो ऑफिसर्स। उनके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ। एक लेडी ऑफिसर थी, उनके मतलब उन्होंने देखा एक समय वो दिन में 4-5 बार अपने कपड़े चेंज कर कपड़े बदल कर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करती थी। तो उन्होंने क्लियरली बोला भी है एक इंटरव्यू में कि ये कोई, मुझे तो लगा पहली बार कि ये कोई फैशन मॉडल है, बट बाद में मैंने पता किया ये तो कोई लेडी आईएएस ऑफिसर है। तो उन्होंने क्लियरली अपनी बातों को ना क्लियरली बता भी दिया कि कैरिज्मेटिक ऑफिसर का मतलब कि लोग आपको ना आपके काम से जानते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो वैसे ऑफिसर्स दिखावा करते भी नहीं हैं। और वैसे ऑफिसर्स है भी इंडिया में, ऐसा नहीं कि सारे लोग ही सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। और जो अटेंशन पाने की जो फिराक में रहते हैं वो इस लेडी के बारे में इन्होंने ऑलरेडी बता भी दिया। नाम मैं इसलिए अभी उजागर नहीं करना चाहता कि इसका कोई मतलब है नहीं, सो आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी ले भी चुके होंगे। देखिए, एक सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है कि भैया सोशल मीडिया वो लोग यूज कर रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा तो कुछ वो गलत वगैरह कुछ कर नहीं रहे हैं या गलत बात नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ सिंपल है कि वो सर्वेंट है, मतलब वो नौकरशाह हैं। आपके और हमारे पैसे, टैक्स के पैसे से उनको सुविधाएं दी जा रही है, और आपके हमारे टैक्स के पैसे से जो भी उनको सुविधाएं दी जा रही है उस पर वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है।
वो जितना टाइम वो सोशल मीडिया पर लगाते हैं, जितना टाइम, क्योंकि हम लोग खुद ही सोशल मीडिया पर हैं और खुद ही हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगता है इसमें। अगर वो जितना टाइम वो लोग 4-5 पोस्ट दिन भर में डालते हैं और सोशल मीडिया पर लगाते हैं, उतना ही काम वो अच्छे तरीके से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ इंडिया में सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है, मतलब चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, रजनीकांत को आप देख लीजिए, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में हो, या चाहे बॉलीवुड में और भी एक्टर्स हैं उनको देख लीजिए, लोग किस तरह से पूजा वगैरह करने लगते हैं उनकी, चाहे वो कोई टाडा से छूट कर आया हो, कहीं से भी छूट कर आया हो, लोग भूल जाते हैं। सो बेसिकली जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये भी यही सब देखकर बड़े हुए हैं, और इनके अंदर भी एक माइंड में ये आता है कि थोड़ा सा हम भी सेलिब्रिटी हो गए हैं, सिंघम टाइप की छवि मुझे दिखानी है, और ऐसे इस तरह से अपना पोज देंगे और एक कैमरामैन रखेंगे, एक पीआर एजेंसी रखेंगे, तो हमारी भी एक ब्रांडिंग अच्छी खासी क्रिएट होगी। सो ये एक आदमी का एक नेचर है, एक तरह से ह्यूमन नेचर है, और ये दिखाने का अपना होता है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का यूज कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बट अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करने लगे और अपना जो कोर क्या रहे है उसी को साइडलाइन कर दें, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि सवाल आप पर उठेंगे, और पीआर मशीनरी अपनी चलाने लगे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने लगे, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से जो जिससे सुविधाएं आपको दी गई हैं, पर्सनल ब्रांडिंग करने लगे, और आप ये भी पूछने लगे ये कटहल है, ये आपके यहाँ कैसा दिखता है। सो वो कहीं ना कहीं ये फिर तो क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। सो आज के लिए इतना है, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस बार जल्द मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।